Friends, my name is Mahzabi Banu and you can also call me MB. So I am come with the next part of mole concept. So without any time wasting, let's start this class. सो अगर मैं बात करूँ आई थिंक फिफ्थ पार्ट के अंदर हमने देखा था कि मोलिलिटी से मोलरिटी कैसे निकालते हैं और मोलरिटी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो मोलिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमने एक प्रॉपर मेथड देखा था ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर ऐसे फॉर्मूले जो होते हैं वो अगर भूल भी जाए तो हमें उसका प्रोसेस पूरा पता हो कि मोलिलिटी गिवन हो तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं और मोलरिटी गिवन हो तो मोलिलिटी कैसे निकालते हैं। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने उस प्रोसेस को सीखा था, जो कि बिल्कुल ऐसा है कि अगर एक बार सीख लिया तो फॉर्मूले की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। बट फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स की नीड हो कि हमें तो फॉर्मूला चाहिए, अगर मोलिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है जो कि हम हर बार देते हैं, मोलिलिटी से मोलरिटी निकालना है तो मोलिलिटी तो देंगे ना और डेंसिटी भी देंगे। हर क्वेश्चन में अपना देखा, पीछे जाके वापस क्लास में देखना कि क्वेश्चन मैंने करवाए हैं मोलिलिटी गिवन हो तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं और मोलरिटी हो तो मोलिलिटी कैसे निकालते हैं। तो उनके फॉर्मूले भी है कि अगर मोलिलिटी गिवन है तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं और अगर मोलरिटी गिवन हो तो मोलिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जो mm लिखा है ये है मोलिकुलर मास, या हो सकता है और हमारे पास में क्या एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास या हो सकता है एटॉमिक मास किसका, सोल्यूट का। जो हमारे पास में विलय होता है सोल्यूट, उसका मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। यहाँ पर अगर मोलरिटी निकालनी है तो प्लस होता है, मोलिलिटी निकालनी है तो माइनस होता है। इसको एक लर्न करने की मैं ट्रिक बता सकती हूँ, वो क्या है 1000 इंटू स्मॉल एम यानी छोटा है तो इसको डेंसिटी से इंटू कर रहे हैं। कैपिटल एम क्योंकि 1000 दोनों में सेम है, कैपिटल एम लिखा, इसको डी से इंटू नहीं कर रहे। उसका एक ट्रिक बनाएंगे कि ये छोटा था इसलिए डी से इंटू करना पड़ा, ये ऑलरेडी बड़ा है इसको डी से इंटू नहीं करना पड़ा। अब यहाँ ट्रिक बना, यहाँ डी आ चुका है इसलिए यहाँ डी नहीं आया, यहाँ डी नहीं आया इसलिए डेंसिटी इसमें 1000 के साथ आई। अब ये क्योंकि इसके साथ डी नहीं है तो ये क्या हो गया कम, इसलिए इसमें मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास सोल्यूट का जुड़ रहा है। यहाँ बात करें तो हमने डेंसिटी यहाँ लेके आए क्योंकि ऊपर नहीं थी इसलिए यहाँ आई, तो ये थोड़ी वैल्यू बड़ी हो गई, तो इसमें से सोल्यूट का मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास माइनस करेंगे। क्योंकि मैंने इस ट्रिक से याद कर रखी है फॉर्मूले, इसलिए ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई। तो इस फॉर्मूले को अगर वो प्रोसेस बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं आए, बिकॉज मैं उसको ज़्यादा बेस्ट रेफर इसलिए करूँगी क्योंकि जो फॉर्मूले होते हैं ना वो एक हद तक, एक लिमिट तक याद रह सकता है। अगर छोटी सी भी मिस्टेक होती तो उससे आने वाला आंसर क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा हमारा। इसलिए वो कॉन्सेप्ट और प्रोसेस हमें पूरा पता होना चाहिए। में आने वाले मैक्सिमम टर्म्स की बात कर चुके हैं। सो लास्ट फाइनल हम टर्म्स की बात करें तो उसमें एक पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन आता है। सो पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो पहला तो ये कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, क्योंकि ये भी कंसंट्रेशन ही बताएगी, यानी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का अमाउंट कितना है वही ये भी बताएगी। बट ये कहाँ यूज़ में होती है, लाइक हम जो भी ड्रग्स लाते हैं मेडिकल से, तो उन ड्रग्स के अंदर जो भी मतलब उसके पार्ट्स मिले होते हैं वो बहुत ही लोवेस्ट अमाउंट में मिले होते हैं, तो उस जगह हो गया। लाइक इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं उनका अमाउंट ही बहुत कम होता है। लाइक जो आंखों से विजिबल ना हो आइज से, ऐसे जो अमाउंट होते हैं जो बहुत ही लोवेस्ट अमाउंट में होते हैं। जैसे हमारे पास में ड्रिंकेबल वाटर जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, उनको फाइंड आउट करना है। या फिर BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है जो वाटर के अंदर होती है कि ऑक्सीजन 1 लीटर के अंदर कितनी डिमांडेबल है, तो ये देखना हो। जब बहुत ही लोएस्ट अमाउंट में, बहुत ही माइक्रो अमाउंट में हमें क्या देखना हो कि सोल्यूट जो है वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है, उस जगह हम ppm और ppb का यूज़ करते हैं। तो ppm का, क्योंकि दोनों में क्या होगा, ऊपर क्या आएगा पार्ट्स ऑफ सोल्यूट आएगा और नीचे पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन आएगा। मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, और 1 लाख में 10 टू द पावर 5 होता है। वैसे ही अगर 10 लाख हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 1 मिलियन इक्वल टू 10 टू द पावर 6, तो मिलियन में 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और बिलियन के अंदर 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई हम करते हैं, राइट। तो इनका ये W/W हो सकता है, यानी ऊपर भी सोल्यूट का वेट नीचे सॉल्यूशन का वेट हो सकता है, ऊपर सोल्यूट का वेट नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो सकता है, ऊपर सोल्यूट का वॉल्यूम नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो सकता है। यानी दोनों किसी भी से वो जो परसेंटाइल रेशियो होता है वो कोई भी हो सकता है इनका। और ये ppm और ppb भी क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन टर्म्स हो जाएगी जहाँ माइक्रो अमाउंट हमें फाइंड आउट करना होगा। इसके बारे में हमने बात की है पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। इनको कैसे रीड हम कर सकते हैं, जैसे अगर कोई NaOH सोल्यूट है, उसका कोई सोल्यूशन है और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि वो क्या है 5 ppm, तो ये 5 ppm को हम किस तरह से रीड करेंगे कि 5 ग्राम ऑफ NaOH। अगर ये W/W हो तब क्या होगा, फर्स्ट यही ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये क्या बताएगा कि 5 ग्राम, बिकॉज ऊपर W है, 5 ग्राम NaOH डिजोल्व इन
10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। 10⁶ क्यों हो रहा है और वो वेट में क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे भी क्या है W है, और 10⁶ मैंने बताया था किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन को। ऊपर हमेशा सोल्यूट के पार्ट होंगे, नीचे सॉल्यूशन के, चाहे वो W/W हो। अगर W/V में इसको करती हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास में कि 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 10⁶ वॉल्यूम, राइट। इस वॉल्यूम के अंदर क्या प्रेजेंट है, 5 ग्राम NaOH है। अगर इस 5 ग्राम को मैं 5 मिलीग्राम लिखूं तो 10 क्या हो जाएगा, 3 ml हो जाएगा वॉल्यूम, राइट। ये वॉल्यूम है, ml में चेंज कर दिया। ml में चेंज करने से ये ग्राम को हमें क्या लिखना होगा, मिलीग्राम लिखना होगा। इधर 10⁻³ आ जाएगी, तब वहाँ 3 हम लिख सकते हैं। सो इस तरह से इसको रीड करते हैं। ये आगे जो वैल्यू दे रखी होती है सोल्यूट की वैल्यू होती है, और m से हमें पता चल जाना चाहिए कि सॉल्यूशन 10⁶ में होगा। अब वो वॉल्यूम में हो सकता है या वेट में भी हो सकता है, वैसे ये ग्राम में या वॉल्यूम में दोनों में हो सकता है। फिर अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे मोलरिटी हमें इसमें पूछी, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W/m होता है इंटू 1000 अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सो मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अब W की बात करें, W कितना है, मैंने क्या बोला, ये सॉल्वेंट का क्या बताता है, सोल्यूट का क्या बताता है, अमाउंट बताता है। तो कितना हो गया, 400 ग्राम हो गया हमारे पास में, 400 ग्राम हो गया। फिर आता है इसका मास की बात करें, हमने लिखा नहीं, लाइक कि NaOH ही ले लेते हैं, ठीक है। NaOH की ही अगर हम बात करें कि NaOH यहाँ पर क्या है, सोल्यूट है, तो NaOH का कितना होता है, 40 होता है इंटू 1000 हमारे पास में हो ही गया। और V in ml कितना होगा हमारे पास में, मिलियन है, इसका मतलब क्या होगा, 10⁶ होगा। 10⁶ हो गया तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये कितना हो जाएगा, 10, और ये इससे 10 कटेगा, यहाँ पर 10⁵ आएगा, 5 से ये 3 कट जाएगा तो नीचे 10⁻² आएगा, ऊपर जाके 10⁻⁻² हो जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास में क्या आ गई, मोलरिटी आ गई, यानी ppm। मोलरिटी हो या नॉर्मलिटी हो, मोलरिटी हो, सारे कंसंट्रेशन टर्म से एक दूसरे से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलरिटी गिवन है, मोल फ्रैक्शन पूछ सकते हैं, मोलिलिटी गिवन है, मोलरिटी पूछ सकते हैं, मोलरिटी गिवन है, नॉर्मलिटी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। सब एक दूसरे से क्या होती है, कंबाइंड होती है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे हमने अभी पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन पढ़ा था। अब इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन दे रखा है, इनको कैसे रीड करना है, अगर हमें आगे कि इसका मतलब क्या है जो लिखा हुआ है, एक वर्ड में जो लिखा होता है उसका पूरा लाइन हम बना पा रहे हैं क्या, कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, तब हम हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वरना हम ये सोचते रह जाएंगे कि इतना सा लिखा है, इससे मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करें। यानी हमें इससे रीड करना आना चाहिए जो लिखा, और ये कब रीड कर पाएंगे, जब हमें या तो उसका फॉर्मूला पता हो या उसकी डेफिनेशन पता हो। जैसे मोलरिटी की मैं हमेशा बताती हूँ कि वो जो मोलरिटी होती है वो हमेशा मोल्स को बताती है, मोलिलिटी भी मोल्स को बताती है, बट ये वॉल्यूम में बताती है और वो सॉल्वेंट के वेट में बताती है, राइट। तो इनको रीड करना आना चाहिए, इजीली क्वेश्चन हो जाए। पार्ट्स पर बिलियन पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है, वो भी ppm में फाइंड आउट करनी है। यानी कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी बोली है उसने, कि हमें ppm में कंसंट्रेशन चाहिए सॉल्यूशन की। और उसने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो 10⁻³ ग्राम है, किसके अंदर, 500 ml। तो ppm पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि ppm हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो ऊपर क्या लिखते हैं हमेशा, सोल्यूट का कुछ भी हो पार्ट, और नीचे क्या लिखते हैं हम, सॉल्यूशन को लिखते हैं, और इनटू क्या होता है 10⁻⁶। यानी यहाँ पर ग्राम वगैरह इसको नहीं देखा जाता, ऊपर ग्राम नीचे वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, ऊपर ग्राम नीचे भी ग्राम हो सकता है। तो सोल्यूट यहाँ पर हमारे पास में ग्राम में है कितना, 10⁻⁻3, और सॉल्यूशन हमारे पास में ml में है, चलेगा 500 ml लिख लिया, और 10⁶ होता है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 10⁻³ अपॉन क्या हो गया, 500 हो गया। सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 ppm हमारे पास में क्या आ गई, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आ चुकी है। टर्म है हमारे पास में क्या, फॉर्मेलिटी फाइंड आउट की जाती है आयनिक कंपाउंड के लिए। क्यों, अब फॉर्मेलिटी आई, यानी हम मोलरिटी या मोलिलिटी या अदर इतनी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है, उनसे भी हम आयनिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते थे, बट फॉर्मेलिटी को क्यों यूज में लिया। फॉर्मेलिटी एक अलग टर्म कंसंट्रेशन की इसलिए बन के आई क्योंकि हमें सबको पता है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, और जब उसे किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, या तो वो अपने जो आयनिक कंपाउंड है वो या तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, या फिर दो अलग अलग आयन मिलकर आपस में जुड़ जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे और एक नया ही कंपाउंड बना लेंगे।
तब जो हम सोच रहे थे कि इस कंपाउंड को, इस सोल्यूट को हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया था तो इसका मोलिकुलर मास ये होगा या फिर एटॉमिक मास ये होगा, वो ना रह करके कुछ अलग ही हो जाता है, क्योंकि वो अंदर जाके या तो टूट जाता है या जुड़ जाता है, या तो उसका मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास कम हो जाएगा सॉल्वेंट में जाने पर या उसका बढ़ जाएगा। तब हम मोलरिटी या मोलिलिटी में जो मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास यूज़ करते हैं मोल्स के अंदर, वो वहाँ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अब फॉर्मूला चेंज हो चुका है। इसलिए फॉर्मेलिटी जो है वो ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड के लिए फाइंड आउट की जाती है और हमेशा इसका यही होता है W/V, यानी सोल्यूट जो हम डाल रहे हैं, हमें तो पता है जैसे हम सॉल्ट को डालते हैं वाटर के अंदर और डिसॉल्व करते हैं तो सोल्यूट जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, और सॉल्वेंट लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में, इसलिए ये W/V फॉर्म में ही होता है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए क्यों फाइंड आउट की जाती है, बिकॉज या तो वो सॉल्वेंट में जाने पर उसका एसोसिएशन होगा या फिर डिसोसिएशन होगा, चार्ज में टूट जाएगा या चार्ज आपस में जुड़ जाएंगे, तो जो हम फॉर्मूला समझते हैं वो ना रहकर कुछ अलग हो जाएगा, तो उसका मास भी अलग हो जाएगा। यानी वहाँ पर मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास की जगह क्या यूज होगा, फोर मास यानी सूत्र भार। अब जो फॉर्मूला बना है उस फॉर्मूले का क्या मास है, वो फॉर्मूला मास होगा, वही यूज किया जाएगा फॉर्मूले में। मोल ना यूज होकर के क्या यूज होगा, 4 मोल यूज होगा, यानी अब जो फॉर्मूला बना उसके मोल्स क्या है वो यूज होगा। जैसे मोल पहले कैसे निकाले जाते थे, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास और एल्स एटॉमिक मास, बट अब जो गिवन वेट है वो तो हमारे पास है, बट मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास यूज ना करके अब जो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दिया है तो या तो वो चार्ज में टूट चुका होगा या चार्ज आपस में जुड़ चुके होंगे। अब जो नया फॉर्मूला बना है उस नए फॉर्मूले में हमारे पास उसका जो 4 मोलिकुलर मास है, जो सूत्र भार उसका अभी है, वही मोलिकुलर फॉर्मूल या फिर हमारे पास में हम कह सकते हैं कि वही एटॉमिक फॉर्मूल हमें यूज करना है, राइट। सो इस तरह से हमें उसमें यूज़ करना है, तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें फॉर्मेलिटी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो टर्म आई है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आयनिक कंपाउंड के लिए आई है, और उसका रीज़न है क्योंकि आयनिक कंपाउंड का जो है वो सॉल्वेंट में जाने के बाद फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो उनका मास भी चेंज हो जाता है। जैसे हम इनमें कंपेरिजन करते हुए पढ़े तो मोलरिटी क्या होती थी, मोल्स पर लीटर होती थी, लेकिन ये क्या होती है, 4 मोल्स पर लीटर होती है। यानी ये बताती थी कि जो मोल हमने सोल्यूट के लिए है 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर सॉल्यूशन के, वही उसकी मोलरिटी है। और फॉर्मेलिटी ये बोलती है कि जो हमने आयनिक कंपाउंड लिया है और 1 लीटर के अंदर हमने उसको जो सॉल्यूशन उसका 1 लीटर बनाया है, उस जो भी सोल्यूट हमने लिया है उसका मोल यूज़ ना करके 4 मोल यूज़ करना है। यानी अब जो उसका नया फॉर्मूला उसका क्या मोल है वो यूज़ होना है। अब जैसे मोल कैसे निकालते थे, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मोलिकुलर मास। जैसे अगर गिवन वेट हमारे पास में 49 ग्राम है और हमारे पास में सोल्यूट H2SO4 है, तो नीचे उसका मोलिकुलर मास 98 आता था और मोल हम निकाल लेते थे कि 0.5 या 1/2 है। वैसे ही अगर 4 मोल की बात करें तो गिवन वेट जो होगा वो लिखना है, लेकिन नीचे क्या आएगा, 4 मास। यानी अब जो नया फॉर्मूला बना है उसका मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास क्या है वो यूज़ करने से 4 मोल आएंगे, तब फॉर्मेलिटी निकलेगी। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंट है, वही 1000 VmL और W सब सेम है, बट इस चीज़ का चेंज है और वो क्या है हमारे पास में कि ये आयनिक कंपाउंड के लिए है, तो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला फिक्स्ड होता है कि जो है वही रहेगा, बट इनका अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट डिपेंड करता है। सॉल्वेंट सामने कैसा है, वाटर हुआ तो डिजोल्व हो गया, बेंजीन हो गया तो जुड़ गया, यानी ये क्वेश्चन में गिवन होता है सॉल्वेंट क्या है, और जो सॉल्वेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि इसका डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा। फिर जब हमारे पास में मोलिकुलर फॉर्मूला है वो हम कौन सा यूज़ करते हैं, जो अब नया फॉर्मूला उसका बना है। यानी बस इतना से चीज़ का डिफरेंट इसके अंदर आ जाता है। हमारे पास में ये क्वेश्चन हमने लिया है, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास में, उसकी फॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन जो है वो कितना है, 200 ml हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो एसिटिक एसिड जो कि एज ए सॉल्यूट यहाँ प्रेजेंट है वो 40 ग्राम है, और सॉल्वेंट क्वेश्चन में गिवन है। मैंने कहा था फॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है तो सॉल्वेंट जरूर बताया जाता है कि सॉल्वेंट है क्या। तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन में गिवन है। और अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं फॉर्मेलिटी को। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है मोलरिटी जैसा ही, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होता है। जो मोलिकुलर मास होता है उसकी जगह 4 मास यूज़ करते हैं। सो W अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में, मास हो जाएगा क्या, 4 मास हो जाएगा, इंटू ये क्या हो गया हमारे पास में 1000 अपॉन V in ml हो गया, राइट। सो V in ml की बात करें कितना हमारे पास में क्वेश्चन में 200 है, ऊपर 1000 है ही सही, और W हमारे पास में कितना गिवन है 40, और अपॉन में हमें पता है कि एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH की अगर हम बात करें तो इसका हमें पता होता है कि मोलिकुलर मास कितना होता है 60 ग्राम होता है। बट इसका यहाँ यूज़ कर ले तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें फॉर्मेलिटी चाहिए। फॉर्मेलिटी
के अकॉर्डिंग हमें ये पता होना चाहिए जब गिवन क्या है कि बेंजीन सॉल्वेंट है। हालांकि इस क्वेश्चन में मेरे को अगर एग्जामिनर दे एग्जाम के अंदर तो वो ज़रूर बताता है कि सॉल्वेंट जब बेंजीन लिया है तो एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डाला जाता है, एसिटिक एसिड एक सोल्यूट है और सॉल्वेंट बेंजीन है, तब एसिटिक एसिड सॉल्वेंट में जाने पर यानी बेंजीन में जाने पर डाइमर फॉर्म बना लेता है, यानी दो एसिटिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने नहीं दिया है, बट डोंट वरी, एग्जामिनर जो होता है वो एग्जाम में ज़रूर इतना देता है कि जो सॉल्वेंट है उसके अकॉर्डिंग सोल्यूट का क्या होगा, वो जुड़ेगा या टूटेगा, ये ज़रूर बताया होता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने नहीं दिया है बट दिया होता है, तो इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में जो बेंजीन सॉल्वेंट दिया है वो यही बता रहा है कि जो हमारे पास में एसिटिक एसिड है वो क्या बनाएगा, डाइमर, और जब ये डाइमर बना लेगा तो 60 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 120 हमारे पास में क्या हो गया, 4 मास हो गया। यानी अब जो फॉर्मूला है हमारे पास में सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट का वो क्या है, डबल है, दो एसिटिक एसिड आपस में जुड़ चुके हैं, ये हमें पता चला है। तो ये 4 मास हमारे पास में कितना यूज़ होगा, 120 होगा, ना कि 60 होगा। तो ये 120 यूज़ करने से हमारे पास में क्या आ जाएगी, फॉर्मेलिटी। यानी समझ पा रहे हो कि मोलरिटी और फॉर्मेलिटी में डिफरेंट किस चीज़ का है, बस मास का है। यानी उसमें जो फॉर्मूला हमें पता होता है उसका मास हम लिख लेते हैं, बट इसमें हमें पता करना होता है कि क्या वो टूटा है जैसा ही है, या फिर उसमें कुछ और ऐड हो गया है। तब जो मास है वो रियल मास रह नहीं पाता, 4 मास होता है, और उस 4 मास का यूज़ करने से हमें फॉर्मेलिटी मिलती है। के अंदर जितनी भी हमारे पास में कंसंट्रेशन टर्म्स है उन सब कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात कर ली, जो सारी इंटेंसिव होती है, नॉन एडिटिव होती है। मोल्स के बारे में डिटेल स्टडी कर ली, कब कौन सा फॉर्मूला लगता है और 1 मोल किस किस के इक्वल हो सकता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। सो अब इसका जो लास्ट टर्निंग पॉइंट है वो है केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज जो भी होते हैं, वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट 6 है, वो उनको स्टडी करके, उनको लर्न करके हम जो एक क्लास लेंगे उसमें कम्प्लीटली क्वेश्चन करेंगे, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। बट वो एंड में इसलिए कर रहे हैं ताकि वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें पूरे चैप्टर की नॉलेज काम आएगी। उनको मैं स्टार्टिंग में कराती हूँ तो मुझे दिक्कत आती है, रीज़न क्योंकि मेरा पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ नहीं था, तो इसलिए वो क्लास लूँगी तो उसके अंदर ओनली फॉर हम क्वेश्चन को ही देखेंगे, और उन क्वेश्चन में सब जगह से जो नॉलेज है उस चैप्टर की वो काम आएगी। सो उस क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, उसमें अच्छे से अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें नीट और जेईई के क्वेश्चन हम यूज़ में लेंगे, राइट। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास जो हमेशा कंजर्व रहता है, इस पर एक लॉ है हमारे पास में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनेशन, राइट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैल-लुसेक एंड लॉ ऑफ एवोगैड्रो। इन सब के लॉज के बारे में हम केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ पढ़ के सारे और फिर उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। इस लॉ से फर्स्ट लॉ की बात करें जो कि क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गिवन बाय लेवोशियर। लेवोशियर साइंटिस्ट ने इस लॉ को दिया था, और उनके अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट का मास होता है, लाइक कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, आपस में मिलकर कितना है 44 ग्राम, तो यही किसका होगा, प्रोडक्ट का। यानी रिएक्टेंट जितने भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी का जो नेट मास हमारे पास में आ रहा है वही बनने वाले प्रोडक्ट का भी होगा। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो मास है हमारे पास में वो इक्वल होगा, कंजर्व होगा, यही इसका लॉ है। बट इसका एक एक्सेप्शन भी, और एक्सेप्शन है हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्शन। हमें पता है जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन, वहाँ पर लगातार एनर्जी रिलीज होती है एटम्स से। जब एनर्जी रिलीज होगी तो मास में क्या होगी, कमी आएगी। तो यानी ये जो मास कंजर्वेशन हम बता रहे हैं, ये मास कंजर्वेशन किन में नहीं लगता, कौन एक्सेप्शन है इसका, न्यूक्लियर रिएक्शन। वहाँ पर मास कंजर्व ना होकर के क्या कंजर्व होती है, एनर्जी कंजर्व होती है, इसलिए वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास ना लग करके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगती है, और वहाँ पर लगातार एटम से एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मास वहाँ पर काम नहीं करता। इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनेशन गिवन बाय प्राउस्ट। अब ये लॉ क्या कहता है, लाइक हमें पता है कि CO2 कहाँ से मिल सकती है, बहुत सारे सोर्स है, बट हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस साथ में क्या बनता है हमारे पास में, CO2 बनती है। तो यानी एक CO2 हमारे पास में यहाँ से बन रही है। दूसरी, जब हमें पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन, हमने मेथेन लिया है,
कोई भी हाइड्रोकार्बन लेते हैं, उसका कंप्लीट कंबंशन करते हैं, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, तो जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो वाटर और CO2 होता है, यानी CO2 वहाँ से भी मिलती है। वही अगर सिंपल हम बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तब भी CO2 मिलती है। और हमें पता है कार्बन क्या होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 है, इसलिए 32 ग्राम 32 ग्राम हो जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो निकाले तो कितना आ रहा है 3:8 आ रहा है। हमने यहाँ से भी CO2 ली, यहाँ से भी CO2 ली, यहाँ से भी CO2 ली, लेकिन बनने वाली जो CO2 है उसके अंदर, यानी ये जो कंपाउंड है ये सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कहीं से भी ले, इसका जो रेशियो है वो क्या आ रहा है 3:8 ही आ रहा है, कांस्टेंट है। हमने जब CO2 यहाँ से ली, यहाँ से ली, यहाँ से ली, यानी CO2 कहीं से भी लो, नॉट डिपेंड ऑन सोर्स। सोर्स क्या है, CO2 कहाँ से मिल रही है उस पर डिपेंड नहीं करता। जो बनने वाली CO2 है उसमें सिंपलेस्ट रेशियो तो 3:8 ही आएगा, कार्बन हमेशा वहाँ 1 ही होगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 ही होंगे, और उसके जो वेट का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो 3:8 ही आएगा। इसलिए ये क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कांस्टेंट रहेगा, प्रोपोर्शनेशन यानी रेशियो इनका कांस्टेंट रहेगा, यही क्या कहते हैं, प्राउस्ट कहता है कि जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। बट बात करें कि ये भी किसी पे लागू नहीं होता है, और वो है एक्सेप्शन क्या, आइसोटॉप। हमें पता है कार्बन के आइसोटॉप होते हैं 12, 13, 14। तो अगर एक कार्बन 12 है और दूसरे CO2 में कार्बन जो है उसका आइसोटोप यानी कार्बन 13 है, तो कैसे फिर वो रेशियो जो है वो कांस्टेंट रह पाएगा, सेम रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसलिए एक्सेप्शन है आइसोटोप किसका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनेशन का। बाकी ये वो जो नियम है, लॉ हमें समझना है कि सोर्स कुछ भी लो, बनने वाला यानी ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का जो वेट का रेशियो होगा सिंपलेस्ट, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सोर्स कुछ भी हो। यानी H2O की बात करें, H में जो है 2H होते हैं और ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम, यानी 1, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में 8 हो जाएगा, 1:8, जो कि क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है H2O का। अब वो H2O चाहे समुद्र से लो, चाहे नदी से लो, रिवर से, पॉन्ड से, घर से, कहीं से भी लो, उस H2O में जो वो कंपाउंड है H2O, उसके अंदर जो दोनों एलिमेंट है उनका जो रेशियो है सिंपलेस्ट 1:8, वो हर बार फिक्स होगा, कांस्टेंट रहेगा। यही क्या कहता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनेशन। बट ये भी कहता है कि ये आइसोटॉप्स पे लागू नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो उसका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होते हैं, तो ये जब आइसोटॉप्स ले लेते हैं तब ये काम नहीं करता, यानी वो का एक्सेप्शन हो जाएगा। में केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। तो पहला तो ये कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। पहला ये है कि एलिमेंट हमेशा 2 होने चाहिए, यानी 2 कोई भी होने चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो गया, यानी एलिमेंट उसमें 2 तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा, 2 से कम नहीं चलेंगे, 3 भी नहीं होने चाहिए तो 1 भी नहीं होना चाहिए। एलिमेंट उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट है। दूसरा, कंपाउंड 2 से ज़्यादा, यानी जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिले और ये इतने सारे कंपाउंड उन्होंने मिलके बना दिए, यानी कंपाउंड उनके 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, उनके बनने वाले कंपाउंड 2 से ज़्यादा होने चाहिए, मोर देन 2 होने चाहिए। मास ऑफ एनी वन एलिमेंट शुड बी फिक्स। इन जो भी ये कंपाउंड बनाएंगे, 2 से जितने भी ज़्यादा ये कंपाउंड बनाएंगे, उन सभी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का मास तो फिक्स होना चाहिए। एक का लगातार बदल रहा है और दूसरे का मास, किसी भी एक का मास जो है वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। उसके बेसिस पर अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमारे पास में NO की बात करें तो NO में एक हो गया हमारे पास में नाइट्रोजन, एक हो गया ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम होता है, राइट, लिख लिया। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 28, फिर से 28, फिर से 28 और फिर से 28। ऑक्सीजन की बात करें, 16 फर्स्ट में था, सेकंड में भी 16, थर्ड में हमारे पास में कितना हो गया, 48, ये हो गया हमारे पास में 64 और ये हो गया 80 ग्राम। सो अगर इसके अंदर हम देखें तो हमें क्या बोला गया था, रिक्वायरमेंट 2 एलिमेंट है। क्या मोर देन 2 कंपाउंड बना रहे हैं, यस बना रहे हैं। क्या दोनों में किसी एक का लगातार मास फिक्स है, हो सकता है अगर हम इसको किससे इंटू कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्या कर दें 2 से। जब हम किसी को मल्टीप्लाई दोनों साइड करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी अब ये यहाँ पर 14 ग्राम ना होकर के क्या होगा 28 ग्राम, और ये यहाँ पर 16 ना होकर के कितना होगा 32 ग्राम। अब देखते हैं क्या वो शर्त लग रही है जो रिक्वायर्ड है, किसी एक एलिमेंट का लगातार मास इक्वल होना चाहिए, यस है। अब जो ये लॉ कहता है वो क्या कहता है, हमने 2 एलिमेंट लिए, दोनों से जो बनने वाले कंपाउंड है वो मोर देन 2 है, उसमें किसी एक एलिमेंट का मास लगातार क्या है, कांस्टेंट। तो जो दूसरा उस कांस्टेंट मास वाले से जो जुड़ने वाला एलिमेंट है
वो एक सिंपल रेशियो के मास में जुड़ेगा। अब इसका रेशियो देखें, जैसे 16 बन जा 16, 16 जू जा 32 हो गया, 16 3 जा 48 हो गया, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80 हो गया। यानी ये कैसा है, एक सिंपल रेशियो है, सिंपल रेशियो में जुड़ेगा ऑक्सीजन। रेशियो क्या आ रहा है इसका, 2:1:3:4:5। कितना सिंपल रेशियो है, इसको सिंपलेस्ट रेशियो कहते हैं। ये एक सिंपल रेगुलर मतलब जो हम गिनती बोलते हैं वो भी आ सकती है, और ये थोड़ा आगे पीछे होकर भी, बट सिंपलेस्ट रेशियो। यानी ये लॉ क्या कहता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन में जुड़ता है, गुणित भाग में जुड़ता है। जैसे 16 16 का 32, 32 से 48, 48 से 64, 80। यानी जो सेकेंड एलिमेंट जुड़ रहा है फर्स्ट कांस्टेंट एलिमेंट से, यानी एक कांस्टेंट वेट का जो एलिमेंट है उससे जुड़ रहा है दूसरा एलिमेंट, और वो किस रेशियो में जुड़ रहा है, सिंपल रेशियो में। उसका सिंपल रेशियो में जुड़ना ही क्या बताता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी इस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कैसे बन सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से पूछ लिया कि मल्टीपल प्रोपोर्शन किस पे लगेगा, उस पे ही लगेगा जिन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें केवल 2 एलिमेंट है, हो सकता है किसी में 3 हो किसी में 4, 2 ही तरह के। ऐसे नहीं कि SO2 की बात कर दी और 3 हो गए, 3 वो ऐसे 3 नहीं बताने, मतलब है तो ऑक्सीजन और सल्फर ही है ना, एलिमेंट तो 2 ही है। दूसरा हमें ये भी बताना चाहिए जो गिवन है क्या उसके और भी ऑक्साइड्स पॉसिबल है। जैसे अगर वहाँ पर NO होता तो हमें पता है इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ऑक्साइड्स के, तो तब ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। सबका दोनों एलिमेंट में से एक का वेट लगातार सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरे का सिंपलेस्ट रेशियो में। तो ये समझ में आया मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, बहुत ही इजी लॉ है अगर एक बार समझ लिया जाए। जो फोर्थ लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन गिवन बाय रीचर नामक साइंटिस्ट ने इस रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ दिया था। अब क्योंकि मैं डेफिनेशन इनकी इसलिए नहीं लिखवा रही क्योंकि डेफिनेशन ना साइड से या फिर ऊपर से जाती है, यानी ये लॉ हमें समझने होते हैं और बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, बस रट लेते हैं और रटने से ही काम चलता है। सिर्फ रटने से हमें काम नहीं चलाना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये हमारे पास में कोई हाइड्रोजन है हमारे पास में एलिमेंट, और एक हमने ले लिया सल्फर, और एक हमने ले लिया यहाँ पर ऑक्सीजन, राइट। यानी हमें कोई 2 एलिमेंट लेने, उन दोनों एलिमेंट को किसी तीसरे से जोड़ना है। यानी पहला तो ये आपस में जुड़ेंगे, क्या बनाएंगे, H2S बनाएंगे। फिर हाइड्रोजन अलग से सेपरेटली ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, H2O। फिर सल्फर ऑक्सीजन से सेपरेटली जुड़ेगा, क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा। यानी हमें 2 एलिमेंट लेने हैं, उन दोनों एलिमेंट के फिक्स्ड वेट को हमें किसी तीसरे थर्ड एलिमेंट से जोड़ना है, वो भी अलग अलग तरीके से। ये इसका अलग जुड़ेगा इससे, ये इसका अलग जुड़ेगा इससे, और ये दोनों आपस में भी जुड़ेगा। अब ये लोग पता है क्या बोलेगा, तो मैं पहले पूरा बताती हूँ और फिर आगे चलेंगे हम। तो उसके अंदर हम देखते हैं, पहले H2O की बात करें। H2O में हाइड्रोजन का मास कितना है, 2, ऑक्सीजन का कितना है, 16, सिंपल रेशियो कितना आ रहा है, 1, सॉरी अभी तो यही रहने देते हैं, 2 और 16 हो गया, राइट। फिर आता है हमारे पास में SO2 की बात करें तो SO2 में क्या है, सल्फर कितना है, 32, ऑक्सीजन भी कितना है, 32, राइट। अब ये लोग कहता है कि जैसे H2O बन रहा है और SO2 बन रहा है, H2O बन रहा है और SO2 बन रहा है, इसमें सेम एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। यानी थर्ड एलिमेंट जो है ना इसके अंदर, उस थर्ड एलिमेंट का जो मास है वो दोनों के अंदर सेम होना चाहिए। यहाँ पर तो 32 है, यहाँ पर 16 ही है, यानी इसको पूरे को 2 से इंटू करना पड़ेगा, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये पूरा क्या आएगा, 4:32। अब दोनों में जो इक्वल था थर्ड एटम, उसका मास देख लो, दोनों में क्या है, 32 और 32। अगर इससे हम H2S बनाए, H2S अगर इससे बनाए तो हमारे पास में H2 का कितना आ रहा है, 4, और सल्फर का कितना आ रहा है, 32। 4:32 हमारे पास में क्या आ रहा है, H2S का रेशियो आ रहा है। चलते हैं इस H2S पे चले तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 2, सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। ये 4:32 है, ये 2:32 है। अगर दोनों का रेशियो निकाले, एक H2SO4 ये और एक ये हो गया हमारे पास में 2 × 32, 2:32 हो गया। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया। यानी 2:1 क्या आ रहा है हमारे पास में, यही। यानी ये हमारे पास में जो लॉ है वो ये कहता है कि जब हम 2 एलिमेंट ले, उस दोनों एलिमेंट के मास हमारे पास में फिक्स हो,
और उसको किसी तीसरे एलिमेंट से सेपरेटली रिएक्शन करवाए जिससे उन दोनों के कोई ना कोई कंपाउंड बनेंगे, उन कंपाउंड में उनके रेशियो देखने, तो थर्ड जो है एलिमेंट उनके साथ दोनों मिलके कुछ बनाएंगे, तो वो थर्ड एलिमेंट जब दोनों ही कंपाउंड में होगा तो उनका जो थर्ड एलिमेंट का जो वेट होगा वो दोनों में सेम होना चाहिए, यानी अगर यहाँ 32 है तो यहाँ भी 32 हमें लेना होगा। फिर अब यहाँ से जो H2S निकल रहा है 4H2 का हो गया, S का कितना हो गया 32, ये तो यहाँ से आ रहा है। और एक डायरेक्ट जब ये दोनों एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके H2S बनाएंगे तब यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है H2S का 2, तो हाइड्रोजन का सल्फर का 32 आ रहा है। जब रेशियो निकाला इसका यानी डिवाइड करके रेशियो निकाला तो रेशियो क्या आ रहा है 2:1। तो ये यही कहता है कि एक तो H2S यानी दो एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से जुड़े कुछ कंपाउंड बनाए, उन कंपाउंड से जो कंपाउंड बन रहा है ऊपर वाला जो ये आपस में क्रिया करने पर बनाते हैं, जो कंपाउंड ये आपस में क्रिया करके बना रहे हैं और जो कंपाउंड इन्होंने थर्ड एलिमेंट के साथ जुड़कर बनाया उनके आपस में मिलने से जो कंपाउंड बन रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है, या सिंपल हम कह सकते हैं 1:1 भी हो सकता है या 1:2, 3:, इस तरह से भी हो सकता है। जैसे ये तो हमने क्या देखा कि 1:2 हो गया, ये 1:2 हो गया, यानी हम कह सकते हैं एक सिंपल रेशियो, यानी सिंपल रेशियो में ही आएगा ये आपस में रिएक्शन डायरेक्ट करे और एक इन ये थर्ड एलिमेंट के साथ जुड़कर कुछ कंपाउंड बनाए और उन कंपाउंड के मिलने से फिर जो ये बने इन दोनों का जो रेशियो होगा, यानी पहले ये दो एलिमेंट थे, थर्ड एलिमेंट से जुड़े, थर्ड एलिमेंट से जुड़ने पर इन दोनों ने कोई कंपाउंड बनाया, अब ये दोनों कंपाउंड आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे H2S, यानी इस H2S और इस H2S का जो रेशियो होगा वो सिंपल होगा, सिंपल में 1:1 भी हो सकता है और एक सरल गुणित अनुपात में यानी 1:2 रेशियो में भी हो सकता है, 1:3, इस तरह से सिंपल रेशियो हो सकता है। तो अभी हमें 1:2 मिला। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसका, राइट। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमारा पूरा ही यहाँ पर जो है डाउट रहे ही ना इस लॉ के अंदर, क्योंकि यही है थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला, बाकी और कोई सा नहीं है, राइट। तो इसके अंदर हम सेकंड एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो मिल रहा है किससे, ऑक्सीजन से, और थर्ड हमारे पास में है क्या, हाइड्रोजन ले लेते हैं, राइट, हाइड्रोजन ले लेते हैं। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, कार्बन H से मिलकर क्या बनाता है CH4, वही ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाता है H2O बनाता है। थर्ड एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर अब यहाँ से भी क्या बन रहा है CO2 बन रहा है, वही CO2 यहाँ इन दोनों के मिलने से भी क्या बनेगा CO2 बनेगा, राइट। अब इन दोनों CO2 का जो रेशियो है वो क्या आएगा, सिंपल रेशियो आएगा, वही क्या कहता है हमारा ये नियम कहता है, राइट, रेसिप्रोकल का रो जो हमें टीचर ने दिया था वो कहता है। अब हम देखते हैं कि CH4 की अगर हम बात करें तो कार्बन तो कितना है यहाँ पर 12 ग्राम है और हाइड्रोजन 4 ग्राम। इसकी बात करें H2O के अंदर हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम है, तो जो सेम है यानी हाइड्रोजन जो है वो थर्ड एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट दोनों में क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट में होना चाहिए। यहाँ पर ये 4 ग्राम है, यहाँ पर 2 ग्राम, यानी इसको किससे इंटू करना होगा 2 से, तब सेम हो जाएगा, यानी 4 ग्राम इंटू ये 32 हो गया, राइट। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, CO2 निकालना है, CO2 निकालना है इनमें से CO2 निकलेगी, तो चलो C और O2 को लेते हैं, राइट। तो C की बात करें कितना आ रहा है हमारे पास में C 12 ग्राम, O2 की बात करें कितना आ रहा है 32, यानी बारीक ये हो गया हमारे पास में 12 का ये कितना हो जाएगा 2 6 की 12 और 2 कम 2 2 6 की 12 2 3 6 2 19 16 3:8 हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है रेशियो, यहाँ से ये आ रहा है। यहाँ चलते हैं, कार्बन कितना होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना हो गया 32 ग्राम हो गया, वही 12 32 सेम आ रहा है, यानी यहाँ पर जो CO2 और CO2 का रेशियो आ रहा है वो 1:2 भी ना आकर के बिल्कुल ही सिंपल हो गया, यानी 1:1 ही हो गया, यही ये लॉ कहता है। यानी ये एलिमेंट आपस में मिलकर बनाए और ये एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से मिलकर जो कंपाउंड बनाए, वो कंपाउंड आपस में मिलकर जो एलिमेंट कंपाउंड बनाए, इन दोनों में जो सेम कंपाउंड बन रहा है उसका रेशियो सरल होगा, यहाँ तो बिल्कुल ही सरल हो गया, यानी 1:1, ये 1:2 1:3 भी हो सकता है। ये है हमारे पास में क्या, रेसिप्रोकल लॉ। अगर समझ में ना आए तो और एग्जाम्पल लेके करना, बट हो जाएगा, ईजी लॉ है अगर समझ जाए तो।